हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड के अंदर। एपिसोड नंबर 10। 9 एपिसोड हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं और काफी वैरायटी ऑफ केस स्टडीज हमने करी थी। इसी के साथ हम बहुत अच्छा रिवीजन भी करते आ रहे हैं। तो आई होप आपको इस सीरीज का फायदा हो रहा है और आप इस सीरीज का फायदा उठाते भी रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे। हमारा है एपिसोड नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर है। तो स्टार्ट करेंगे एकदम लास्ट से और आगे बढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, आइडेंटिफाई। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, आइडेंटिफाई करना है एंड एक्सप्लेन भी करना है। देखो मैंने आपको पहले ही बोला था आपको आइडेंटिफाई के साथ आपको एक्सप्लेन भी करना चाहिए, बट क्वेश्चन ने अच्छी बात है आपको सामने से ही दे दिया। क्या एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, प्रिंसिपल्स को एंड टेक्निक्स को ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। यहाँ पे प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दोनों बताई गई है। मतलब यहाँ पे क्या जनरल मैनेजमेंट की बात हो रही है? द आंसर इज नो। यहाँ पे प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स दोनों साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात हो रही है, फॉलोड बाय द प्रोडक्शन मैनेजर इन द अबव केस। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हमको क्या ढूंढना है। यहाँ पे हमको साइंटिफिक प्रिंसिपल मतलब टेलर के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को ढूंढना है। अच्छा, पहले एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या हमारे प्रिंसिपल्स थे, क्या क्या हमारे टेक्निक्स थे। अंदर डिटेल में नहीं जाऊंगा, अभी थोरली सिर्फ हेडिंग्स ही रिवाइज करवाऊंगा। तो सबसे पहले टेलर के 4 प्रिंसिपल थे। पहला क्या था, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, जिसमें बेस्ट मेथड की बात हुई है। दूसरा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, जिसमें हार्मनी की बात हुई है, मेंटल रिवोल्यूशन की बात हुई है, थिंकिंग की बात हो रही है। तीसरा हमने पढ़ा था कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, जो कि हार्मनी का एक्सटेंशन है, जिसमें कॉपरेशन की बात हो रही है, अपनी चलाने की बात नहीं हो रही। और चौथा केस क्या है हमारा, जो बड़ा सा नाम है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू इज ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, जिसमें ट्रेनिंग देने की बात हो रही है। एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दोगे तो आउटपुट इंक्रीज होगा, क्वालिटी इंक्रीज होगी और कंपनी प्रॉफिट ज्यादा कमाएगी, साथ साथ एम्प्लॉय का भी डेवलपमेंट होगा। देयर आफ्टर हमने 7 टेक्निक्स पढ़ी थी। 7 टेक्निक्स पर एक बार नाम रिवाइज करेंगे, मेथड स्टडी, फैटिग स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ यहीं पे, मैं सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता हूँ। मैं कंफ्यूज होता हूँ, तुम्हारा क्या हाल होता होगा। मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, डिफरेंशियल पीसवाइज सिस्टम और फंक्शनल फोरमैनशिप। तो ये 7 टेक्निक्स है हमारे कोर्स में। ठीक है, तो एक एक को ध्यान में रखते हुए इस केस को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो केस पढ़ते हैं। करण नाथ टुक ओवर डी नॉर्थ मोटर कंपनी फ्रॉम हिज फादर 3 months अगो। 3 महीने पहले एक बेटे ने अपने बाप से कंपनी को टेक ओवर की है। इन द पास्ट द कंपनी वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल। ठीक है, कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही थी। करण वॉज डिटरमाइंड टू इंप्रूव द कंपनीज परफॉर्मेंस। ओके, ही ऑब्जर्व दैट द मेथड ऑफ द प्रोडक्शन एज वेल एज सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज वर नॉट साइंटिफिक। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि मेथड ऑफ प्रोडक्शन और सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज साइंटिफिक नहीं थे। ओके, साइंटिफिक से कुछ दिमाग में आ रहा है हमारे। हाँ सर, कोई एक प्रिंसिपल आ रहा है साइंस से रिलेटेड, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। क्या ये वही हम आगे पढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, ही बिलीव दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। बेटा ये वाली लाइन कहां पढ़ी थी, देयर इज वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। ये बेटा हमने साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में ही पढ़ी थी। पहले एक बार मैंने क्वेश्चन करवाया था, उसमें मैंने गलती से क्या बोल दिया था, मेथड स्टडी बोल दिया था। फिर बच्चों ने मेरी डांट लगाई थी कि सर आप गलत पढ़ा रहे हो। फिर मैंने करेक्ट किया, फिर मैं इसको सुधारा। ठीक है, तो यहां पर बात किसकी हो रही है, देखो लाइन को एक बार डिटेल में पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, ही बिलीव दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। बेटा ये साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का एक्सप्लेनेशन ही दिया हुआ है यहां पर। तो यहां पे कंफर्म होता है कि यहां पर कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब ही फॉलो हो रहा है। तो बेटा देखो एक बार मैंने गलती करी थी, आप गलती मत करना। ठीक है, यहां पर ये चीज करेक्ट हो गई हमारी, बिल्कुल सही। He also felt that once the method is developed, the workers of the company should be trained to learn the best method. ये साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का ही टोटल एक्सप्लेनेशन है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब ही लग रहा है। आगे पढ़ते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे प्रिंसिपल और टेक्निक दोनों की बात हो रही है। मैं वापस आपको रिमाइंड कराता हूँ, नीचे वाली जो पॉइंट लिखा हुआ है जो हमको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है, वो हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर प्रिंसिपल भी बोला गया, टेक्निक भी बोला गया, तो दोनों हो सकते हैं, होंगे ही दोनों जब दे रखा है तो। ही आस्क्ड द प्रोडक्शन मैनेजर टू डेवलप द बेस्ट मेथड, ठीक है, एंड कैरी आउट द नेसेसरी ट्रेनिंग। अच्छा देखो एक बात, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब और मेथड स्टडी थोड़े आपस में कंफ्यूजिंग है। साइंस नॉट ऑफ थंब में बोला जाता है कि एक बेस्ट मेथड होता है जिससे मैक्सिमम एफिशिएंसी पाई जा सकती है। ठीक है, और मेथड स्टडी बताता है कि कैसे डेवलप करना चाहिए। तो देखो यहां पर जो बात हो रही है ना, द प्रोडक्शन मैनेजर आस्क्स द प्रोडक्शन मैनेजर, कंपनी के जो वो है करण नाथ है, उसने प्रोडक्शन मैनेजर से बोला
कि आप वो मेथड को डेवलप कीजिए। ठीक है, तो यहां पर उसने मेथड स्टडी की बात करी है, यहां पे लिखा हुआ है मेथड स्टडी की। कैसे पता लगा? अगर आप मेथड स्टडी की लाइन पढ़ो, मेरे पास नोट्स ओपन है तो मैं आपको एक बार लाइन पढ़ के दिखाता हूं बुक से। इट इज द स्टडी टू फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग जॉब। तो वही बात कर रहा है कि वो ढूंढना चाह रहा है कि इस काम को बेस्ट करने का काम को करने का बेस्ट तरीका कौन सा है। तो यहां पर जो बात हो रही है किसकी बात हो रही है? मेथड स्टडी की बात हो रही है। एंड कैरी आउट द ट्रेनिंग, द प्रोडक्शन मैनेजर डेवलप दिस मेथड यूजिंग सेवरल पैरामीटर्स from deciding the sequence of operation, place for man, machine, raw material till the delivery of the product to the customer। बेटा ये बिल्कुल एज इट इज लाइन, यहां से लेकर यहां तक कस्टमर तक पूरी की पूरी लाइन जो है ना वो मेथड स्टडी की एक्सप्लेन करी गई है। ठीक है, ये चीज का वो ध्यान आ गया। जो पहला वाला पैराग्राफ है इससे ऊपर वाला वो पूरा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब को एक्सप्लेन किया गया है, और ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे किसको एक्सप्लेन किया गया है? यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है मेथड स्टडी को। तो एक प्रिंसिपल मिल गया हमको, एक टेक्निक मिल गई। जरा एक बार क्वेश्चन की लाइन को पढ़ो, देखो यहाँ पे कह रहा है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स। यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं लिखा, वो प्रिंसिपल्स लिखा, मतलब एक से प्रिंसिपल ज्यादा हो सकता है। एंड द टेक्निक, यहाँ पे एस वर्ड यूज नहीं हो रहा, तो मेरे हिसाब से एक ही टेक्निक होनी चाहिए, और अभी तक मुझे एक ही टेक्निक मिली है, एक प्रिंसिपल मिला है। अभी 3 लाइनें बचे हैं, देखते क्या मिलता है। This method was implemented throughout the organization। ठीक है, it helped in increasing the output, improving the quality and reducing the cost and wastage। देखो ये वाली जो लाइन है ना, ये कहां से आती है? ऊपर वाली लाइन से जोड़ो। मैंने देखो इस पैराग्राफ की स्टार्टिंग में क्या बोला है? एक तो बेस्ट मेथड फाइंड आउट करो और बाद में उसकी ट्रेनिंग दो, और ट्रेनिंग देने का नतीजा क्या है? आउटपुट इंक्रीज हुआ, क्वालिटी इंक्रीज हुई, कॉस्ट एंड वेस्टेज कम हो गई। ये किस वजह से हुई है? क्योंकि बेस्ट मेथड डेवलप किया गया था, फिर वर्कर्स को ट्रेन भी किया था उसको करने के लिए। तो यहां पर जो प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, पहले प्रिंसिपल कौन से थे? साइंस नॉट रूल थंब, वो ऊपर हो चुका है। हार्मनी थिंकिंग के ऊपर था, वो यहां पर नहीं आ रहा है। कॉपरेशन, यहां पर आपस में काम करने का तरीका था, वो भी नहीं आ रहा। यहां पे कौन सा प्रिंसिपल आ रहा है? डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू इज ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसमें हमने देखा कि 2 प्रिंसिपल आ रहे हैं। पहला साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, जो ये पूरा पैराग्राफ है कि बेस्ट मेथड होता है एफिशिएंसी करने का, जैसे वो बेस्ट मेथड डेवलप हो जाए तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में उसको लगा देना चाहिए। फिर हमने देखा मेथड स्टडी की बात हो रही है कि मेथड स्टडी क्या होता है, हाउ टू फाइंड आउट दैट बेस्ट मेथड, और जैसे बेस्ट मेथड पता लग जाए तो उसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक प्रोसेस में उसको लगा देना चाहिए। और थर्ड हमने देखा डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू इज ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। आई होप ये केस आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम केस 2 की तरफ। केस 2 काफी बड़ा नजर आ रहा है मेरे को, और ये एक्चुअल में काफी बड़ा केस है, तो बड़ा मजा आएगा इसको सॉल्व करने में, और आपका रिवीजन भी अच्छा खासा होने वाला है इस पर्टिकुलर चीज में। तो करते हैं केस को स्टार्ट। क्या लिखा हुआ है जरा गौर से पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट। नहीं समझ में आ रहा कि क्या लिखा हुआ, क्या आइडेंटिफाई करना ये हमको नहीं पता। एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 4 फैक्टर्स डिस्कस इन द अबव केस। एनी 4 फैक्टर्स डिस्कस्ड इन द अबव केस, मतलब ऊपर जो डिस्कस किए गए हैं वो कोई भी 4 फैक्टर जो ऊपर डिस्कस किए वो बताने, रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाइड। मतलब ऊपर जो पार्ट ए में जो हमने कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई किया है उसी के केस में ऊपर कुछ 4 फैक्टर्स डिस्कस हो रहे हैं, 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने एनी 4 लिखा है, तो वो हमको आइडेंटिफाई करने हैं। अच्छा देखो जरा आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट के ऊपर जो 3 लाइनें दे रखी है ना, उसको जरा आप एक बार डिटेल में पढ़ो। क्या लिखा हुआ है? द अबव केस रिलेटेड टू अ कॉन्सेप्ट। The above case is related to a concept which is considered to be an effective marketing weapon। देखो marketing weapon लिखा हुआ है। The above case related to a concept which is considered to be an effective competitive marketing weapon। Marketing weapon मतलब मैं कह सकता हूं ये शायद marketing chapter का कोई concept है, तो यहां पे marketing word अच्छे से यूज हो रहा है। In conditions of perfect competition, परफेक्ट कंपटीशन कब पढ़ा था हमने? याद करो, माइक्रो में पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। माइक्रो इकोनॉमिक्स में टाइप्स ऑफ मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, तो उसमें परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा था। और परफेक्ट कंपटीशन में क्या चीज कांस्टेंट होती थी?
प्राइस कांस्टेंट होती थी। कुछ याद आ रहा है हल्का फुल्का दिमाग में? नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम पढ़ ही लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? इन द कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मोस्ट ऑफ द फर्म्स compete with each other on this concept in the marketing of goods and services। सर ये हमको लाइन कुछ भी समझ में नहीं आई। बेटा मुझको भी नहीं आया, हम सीधा केस पढ़ेंगे कि क्या बात हो रही है और फिर इस केस को डिकोड करेंगे। तो पढ़ते हैं केस को। केस में क्या दे रखा है? तो सबसे पहले केस में दे रखा है, चलो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। आफ्टर एक्वायरिंग द नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल्स ऑन स्टार्टिंग एन एलोवेरा फार्म, अशोक वांटेड टू बी द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ द एलोवेरा फार्म वर्ल्ड वाइड। नॉलेज गेन करने के बाद एलोवेरा ने स्टार्ट किया और वो एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर बनना चाहता है। ठीक है, कोई बात नहीं। He observed that the products were expensive, महंगे हैं, as the demand of the products was more than the supply। वो प्रोडक्ट की जो डिमांड थी ज्यादा थी, सप्लाई कम थी, तो इस वजह से वो एक्सपेंसिव थे। ओके। He was also keen to promote the methods and practices that were economy viable, environmentally sound, at the same time protecting public health। मतलब मैं कह सकता हूं इस पैराग्राफ से अभी तक मुझे कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या कहानी चल रही है। बस इतना पता है कि वो एलोवेरा फार्म स्टार्ट करना चाहता है जो कि एक्सपेंसिव है, महंगे हैं क्योंकि उनकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, और वो चाहता है कि वो ऐसे मेथड या ऐसे प्रैक्टिसेस डेवलप करें जो सस्ते हों, एनवायरमेंटली अच्छे हों और पब्लिक की हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करते हों। बट अभी तक मुझे कोई मार्केटिंग मेथड समझ में नहीं आया, और ऊपर से कौन से उसके फैक्टर्स हैं वो भी मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। आगे पढ़ते हैं। द अशोक कंसिडरेशन वॉज अबाउट द मेन कंसिडरेशन, अशोक मेन्स कंसिडरेशन वॉज अबाउट द मनी पेड बाय द कंज्यूमर, मनी पेड बाय द कंज्यूमर इन द कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ एलोवेरा प्रोडक्ट्स। यहां पे मनी की बात हो रही है, मनी का मतलब यहां पे प्राइस की बात हो रही है। तो ये कॉन्सेप्ट, ऊपर भी एक्सपेंसिव की बात हो रही थी अगर याद आ रहा हो कि प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, ये चीज क्लियर हो गया। अब जरा वापस नीचे केस की तरफ आ रहा हूं, जरा मेरे साथ आओ, वापस नीचे आओ आप। क्या लिखा हुआ है? द अबव केस रिलेटेड टू अ कॉन्सेप्ट विच इज कंसिडर्ड टू बी एन इफेक्टिव कंपेरेटिव मार्केटिंग वीपन। मार्केटिंग वीपन मतलब यहां पे बात कर सकूं, शायद यहां पे प्रोडक्ट प्लेस प्राइस प्रमोशन की बात हो रही है। और देखो आगे भी लिखा हुआ परफेक्ट कंपटीशन की बात हो रही है, और परफेक्ट कंपटीशन में हमको याद था कि एक ही चीज होती थी, प्राइस कांस्टेंट होती थी। तो यहां पर जो बात चल रही है वो बात चल रही है प्राइस मिक्स की बात चल रही है, या फिर यहां पर जो बात चल रही है वो बात चल रही है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट की। ध्यान रखना, यहां पे जो कॉन्सेप्ट है ना वो प्राइस है या प्राइसिंग है। क्या है? प्राइस है या प्राइसिंग है, क्योंकि अभी तक हमने देखा ऊपर एक्सपेंसिव है, सस्ता बनाना चाहता है, और क्या कहते हैं उसका मेन कंसिडरेशन लोग कितना पे करते हैं उस प्रोडक्ट को लेकर। यहां पर जो सब कुछ हमको सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रहा है कि यहाँ पे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो जो कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई हुआ है वो कौन सा है? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, या प्राइस या प्राइसिंग, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो अब हमको पता लग गया कि हमको नीचे वाले क्वेश्चन में क्या आइडेंटिफाई करना है, कि ऊपर वाले केस में प्राइस को डिसाइड करने वाले कुछ 4 फैक्टर्स डिस्कस्ड हैं, वो हमको आइडेंटिफाई करने हैं। आई रिपीट, ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करने के लिए कोई 4 फैक्टर्स डिस्कस्ड हैं, वो हमको आइडेंटिफाई करने हैं। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए फैक्टर्स कौन कौन से थे। तो एक बार रिवाइज करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट हमने मार्केटिंग चैप्टर में पढ़ रखा है डिटेल में। सबसे पहला था प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर था एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, यूटिलिटी एंड डिमांड, गवर्नमेंट रेगुलेशन। कुछ याद आ रहा हो, हल्की फुल्की हेडिंग याद आ रही हो आपको? फिर से रिपीट करते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्केटिंग मेथड यूज्ड, इसके अलावा गवर्नमेंट रेगुलेशंस, इसके अलावा आपका प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, इसके अलावा यूटिलिटी एंड डिमांड, इसके अलावा एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन। तो काफी सारे मेथड्स हमने देखे थे। अब देखते हैं इस केस में उन 5, 6, 7 मेथड में से कौन सा फिट बैठता है। तो करके देखते हैं एक बार। यहां तक हमने ऊपर तक पढ़ लिया था बट हमको नहीं पता लगा, हम नीचे पढ़ते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं पढ़ने की, देखें क्या हो रहा है। Ashok's main consideration was about the amount of money paid by the customers in consideration of the purchase of aloe vera product। तो हमको यहां से क्लिक कर गया था कि यहां पे प्राइस कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। आगे पढ़ते हैं।
He also thought that competitors' prices and their anticipated reaction must also be considered for this. फिर से रिपीट करते हैं. He also thought that competitor prices and their anticipated reaction must also be considered for this. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन की. याद आ रहा है मार्केटिंग मेथड, ओ फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस के अंदर हमने पढ़ा था. एक फैक्टर होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि कॉम्पिटिटर क्या प्राइस रख रहा है, उस हिसाब से हम अपनी प्राइस रखते हैं. कॉम्पिटिशन ज्यादा है तो हम प्राइस रखेंगे कम, कंपटीशन कम है तो प्राइस रखेंगे ज्यादा, अगर आपको याद आ रहा हो तो यहां पर जो हमको पहला फैक्टर मिल चुका है वो क्या दे रखा है? एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन. आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी. आगे पढ़ते हैं. आफ्टर गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन and doing the correct marketing planning, he came to know that the consumer compare the value of the product to the value of money they are required to pay. फिर से पढ़ते हैं. After gathering and analyzing marketing information, after gathering and analyzing information and doing the correct marketing planning, he came to know that the customer compare the value of the product, वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट. वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी, उस प्रोडक्ट का फायदा कितना मिलने वाला है हमको. ठीक है. टू द वैल्यू ऑफ मनी दे आर रिक्वायर्ड टू पे, मतलब उससे हमको फायदा कितने मिलने वाला है, यूटिलिटी कितनी मिलने वाली है. यूटिलिटी याद करो हमने पढ़ा था किसमें? माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी एनालिसिस, TUMU. याद आ रहा है कुछ हल्का फुल्का? आगे पढ़ते क्या लिखा हुआ है. He came to know that the customer compare the value of the product to the value of money they are required to pay. The customer will be ready to buy a product when they perceive that the value of the product is at equal to the value of the money which they would pay. मतलब वो क्या बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट की वैल्यू उसके बराबर होनी चाहिए वो मनी जो पे करना चाह रहे हैं. तो यहां पर किसकी बात हो रही है? यूटिलिटी की बात हो रही है. तो अगर आपको याद आ रहा हो क्या प्रोडक्ट, क्या एक और इसमें हमारा एक फैक्टर था यूटिलिटी एंड डिमांड. यूटिलिटी एंड डिमांड. तो अगर आपका यूटिलिटी ज्यादा अच्छी है तो प्राइस महंगी होगी तो भी वो खरीदेंगे. याद करो हमने उसमें एक डिटेल में पढ़ा था. अगर डिमांड इन इलास्टिक है मतलब प्राइस के चेंज होने पर डिमांड फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि यूटिलिटी उनकी काफी अच्छी है तो हमको प्राइस ज्यादा रखना चाहिए. और अगर प्राइस के चेंज करने में डिमांड में फर्क पड़ता है तो वो हमको उसकी प्राइस कम करनी चाहिए. और वो किससे लिंक था? वो उन प्रोडक्ट की यूटिलिटी से लिंक था. तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट डील कर रहा है वो कौन सा डील कर रहा है? यूटिलिटी एंड डिमांड. ये क्लियर हो गया? तो दिस इज वन ऑफ द ब्रिलियंट केस स्टडीज ऑफ मार्केटिंग चैप्टर. होमवर्क दे रहा हूं, ये पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पर आपको फाइल मिल जाएगी. अगर आपको लिंक वर्किंग नहीं दिख रहा है तो आप टेलीग्राम के ऊपर जाके माय हेड मास्टर डालना, आपको एक ग्रुप मिल जाएगा. जो चैनल का लोगो वहीं पे लोगो बना हुआ, आप उसमें ज्वाइन कर लेना. आपको ये फाइल मिल जाएगी केस स्टडी सीरीज एपिसोड 10 के नाम से. तो यहां पर हमको बात हो गई, दो मेथड हमको पता लग गया. यहाँ पे दो फैक्टर है. पहला कौन सा था हमारा? एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन. दूसरा हमको पता लग गया कौन सा? यूटिलिटी एंड डिमांड. आगे पढ़ते हैं. सिंस ही वॉज एंटरिंग इन टू अ न्यू मार्केट, he felt that he may not able to cover all the cost. He know that in the long run the business will not be able to survive unless all costs are covered in addition to a minimum profit. यहाँ पे कौन सी बात हो रही है कि उन्होंने बोला कि हम बिजनेस को हम लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे कि हम कम से कम खर्चा और थोड़ा बहुत प्रॉफिट हम अर्न नहीं कर लेते. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है प्रोडक्ट कॉस्ट की या प्रोडक्शन कॉस्ट की. पहला ही फैक्टर था अगर आपको याद आ रहा हो प्रोडक्शन कॉस्ट. तो वहां पर इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात हो रही है. तो तीन मिल चुके हमको, चार ढूंढने हैं. ठीक है. कॉन्सेप्ट पता लग गया प्राइस, पहला पता लग गया हमको एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, दूसरा पता लग गया यूटिलिटी ऑफ डिमांड और तीसरा पता लग गया हमको प्रोडक्शन कॉस्ट. आगे बढ़ते हैं. He examined the quality of and the feature of the product of the competitors and anticipated reaction of the consumer. Okay. Considering the same, he decided to add some unique feature to the packaging and also provide some free home delivery of the product. मतलब home delivery भी free देने की बात कर रहे हैं. Home delivery भी free देने की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर आ रहा है दिमाग में? कुछ आ रहा है दिमाग में? यहाँ पे आना चाहिए आपका मार्केटिंग मेथड यूज्ड. अगर आपको याद आ रहा हो मार्केटिंग मेथड यूज में हमने देखा था कि क्या कंपनी क्या क्या चीजें ऑफर कर रही है, क्या आफ्टर सेल सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं,
क्या उनको गारंटी दी जा रही है, क्या वारंटी दी जा रही है, क्या उनको क्या कहते हैं डिलीवरी फ्री कैश ऑन डिलीवरी दी जा रही है, वो सारी चीजें कंसिडर करते हैं प्राइस डिसाइड करते समय। तो ये चारों हमको पता लग गए। पहला कौन सा पता लगा, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, यूटिलिटी एंड डिमांड, प्रोडक्शन कॉस्ट, और लास्ट में पता लग गया मार्केटिंग मेथड यूज्ड, और जो कॉन्सेप्ट था वो कौन सा था, प्राइसिंग या फिर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। आई होप ये केस आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं भी आ रहा है तो उसके पीछे एक लॉजिक ये हो सकता है कि आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक जो है प्राइस वाला, प्राइस मिक्स वाला, वो आपको याद ना हो। तो होमवर्क लिख लो मेरी तरफ से यहां पर कि आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक आज ही ये वीडियो एंड होते ही आपको वो देखना है, ठीक है। लिख लो अभी कि कॉपी लेक्चर एंड होते ही आपको वो प्राइस या प्राइस मिक्स आपको डिटेल में एक बार रिवाइज करना है। अगर आपको ये केस स्टडी सॉल्व करने में दिक्कत आई है तो आज ही इसको करेक्ट कर लेना, क्योंकि केस स्टडी हमको कराने का मेन मोटिव यही है कि हम अच्छा वाला रिवीजन भी साथ साथ कर सके। अब बात करते हैं केस नंबर 3 की। तो ये इंपॉर्टेंट केस था, आपको पीडीएफ चाहिए हो तो वही टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। ओहो, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन करने बड़ा मजा आएगा। पढ़ते हैं। एन इन्वेस्टर सॉरी गलती कर दी मैंने, लास्ट लाइन पढ़नी है। आइडेंटिफाई द रीजन व्हाई द इन्वेस्टर कुड नॉट इन्वेस्ट इन द ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल कहां पढ़ा था बेटा हमने, ट्रेजरी बिल पढ़ा था चैप्टर नंबर 10 में, फाइनेंशियल मार्केट में। क्या पढ़ा था फाइनेंशियल मार्केट में, ट्रेजरी बिल क्या होता है, आरबीआई इश्यू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, 25,000 या 25,000 के मल्टीपल में होता है, डिस्काउंट पर इश्यू होते हैं, पार पर रिडीम होते हैं। याद करो, ये क्लियर हो गया। इसको जीरो कूपन बॉन्ड भी बोला जाता है। आगे पढ़ते हैं। एन इन्वेस्टर वांटेड टू इन्वेस्ट ₹20,000 इन ट्रेजरी बिल। 20,000 इन्वेस्ट करना चाहता है बेटा, हमको पहले से पता 25,000 या 25,000 के मल्टीपल में ही होना चाहिए, तो 20,000 तो इन्वेस्ट नहीं होंगे। फॉर अ पीरियड ऑफ 91 days, ठीक है। When he approached the Reserve Bank of India for this purpose, he came to know that it was not possible. बिल्कुल सही, वो आरबीआई जाएगा 20,000 लेके, और आरबीआई तो भैया 25,000 से नीचे का तो वो देंगे ही नहीं। तो आइडेंटिफाई द रीजन व्हाई द इन्वेस्टर कुड नॉट इन्वेस्ट द ट्रेजरी बिल। तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रेजरी बिल विल बी परचेज, मतलब ट्रेजरी बिल की प्राइस होती है वो 25,000 या 25,000 के मल्टीपल में होती है। तो यही आपको लाइन लिखनी है, ट्रेजरी बिल कॉस्ट ₹25 or 25,000 और इन द मल्टीपल देयर ऑफ, and investor want to invest 20,000 which is not possible, therefore RBI denied to give them what, treasury bill। ये मेरे ख्याल से एक नंबर का क्वेश्चन होगा, इसलिए इसमें ज्यादा कहानी नहीं, पहले 3 लाइन में अंदर आप उसको खत्म कर सकते हो। तो हमको पता लगे क्योंकि ट्रेजरी बिल हमारा 25,000 का होता है, या 25,000 के मल्टीपल में खरीद सकते हो, तो इसलिए यहां पर इन्वेस्टर को 20,000 नहीं मिले। ओके, इसी के साथ एक छोटा सा होमवर्क, इसके साथ जो बाकी के 4 मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है वो भी आज आप लगे हाथ एक बार नजर तो मार ही लेना। जो मैं आपको केस कराता हूं उसके साथ जो एसोसिएट टॉपिक होता है ना, वो एक बार आप साथ साथ रिवाइज कर लो ना, तो मतलब ये समझ लो आपकी बिजनेस स्टडीज तो 15 बार 20 बार रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी छोटा सा केस है, जरा पढ़ते क्या लिखा हुआ है। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स, आइडेंटिफाई द फैक्टर, पहली बार फैक्टर लिखा है, फैक्टर्स नहीं लिखा, ध्यान रखना। affecting the working capital requirement of this industry, working capital requirement of this industry, of this, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात हो रही है जिसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इफेक्ट कर सकता है, वो फैक्टर हमको बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन से चैप्टर का क्वेश्चन हमको दिख रहा है, वो चैप्टर नंबर 9 है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखा था वर्किंग कैपिटल और उसके फैक्टर्स, तो काफी सारे फैक्टर्स पढ़े थे हमने। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैं आपको बताऊं तो 14 फैक्टर्स पढ़े थे जो किसी भी कंपनी के वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करता है। तो 5-10 रिवाइज करते हैं। सबसे पहला कहता है नेचर ऑफ बिजनेस, दूसरा चॉइस ऑफ टेक्निक, बिजनेस साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल, क्रेडिट अवेल्ड, क्रेडिट अलाउड, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, एफिशिएंसी, इन्फ्लेशन, याद आ रहा है कुछ हल्का फुल्का, ठीक है, स्केल ऑफ ऑपरेशन, थोड़ा बहुत तो याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो पढ़ते हैं केस को और देखते हैं कौन सा पॉइंट हम यहां पर आइडेंटिफाई कर पा रहे, कौन सा फैक्टर है। ठीक है, पढ़े केस को बिल्कुल से। इन द पेंट इंडस्ट्री वेरियस रॉ मटेरियल्स आर फिक्स्ड मिक्स्ड इन different proportion
with petroleum for manufacturing different kinds of paint. फिर से पढ़ते हैं. In the paint industry, various raw material are mixed in different proportion with petroleum for manufacturing different kinds of paint. Okay. One specific raw material is not readily and regularly available to the paint manufacturing companies. लाइन पढ़ेंगे फिर से क्या लिखा हुआ है. One specific raw material is not readily and regularly available to the paint manufacturing companies. तो याद करो इसी लाइन से मिलता जुलता हमने फैक्टर पढ़ा था, वो कौन सा था? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. क्या पढ़ा था हमने? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. आपको याद आ रहा होगा. तो अगर नहीं याद आ रहा है आपको टॉपिक ये वाला, तो वो आपके लिए होमवर्क है कि ये वाला टॉपिक भी हमको एक नजर मारनी है इस लेक्चर के एंड होते ही. ये चीज आपको दिखा रहा है कि आपका बिजनेस स्टडीज का जो रिवीजन है कुछ टॉपिक्स में कमजोर है, वो यही आपको आइडेंटिफाई करके दे रहा है. ठीक है. तो क्या लिखा हुआ है? वन स्पेसिफिक रॉ मटेरियल इज रेडिली एंड रेगुलरली अवेलेबल टू द पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज. ठीक है. अवेलेबिलिटी रॉ मटेरियल का केस हो रहा है. Bondal Paints companies is also facing this problem, and because of this there is a time lag between placing the order and the actual receipt of the material. मतलब एक दूसरी कंपनी है वो भी यही प्रॉब्लम फेस कर रही है, और फेस होने की वजह से ऑर्डर लगाने में और डिलीवरी होने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है. वंस इट्स रिसीव द रॉ मटेरियल इट टेक लेस टाइम इन कन्वर्टिंग इट इनटू फिनिश गुड. जब रॉ मटेरियल आ जाता है तुरंत फिनिश गुड बन जाता है. तो यहां पर जो केस हमको दिख रहा है, या यहां पे जो फैक्टर दिख रहा है जो आइडेंटिफाई कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को, वो है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी कि यहां पर क्या आ रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. आगे बढ़ते हैं. पेज नंबर 5 पर हम आ चुके हैं और मेरे ख्याल से ये हमारी लास्ट केस स्टडी है. ठीक है. हाँ, ये लास्ट केस स्टडी है. देखिए इससे पहले देख लिया हमारी ये हो चुकी है, बिल्कुल सही. ये भी हो चुकी है, ये भी हो चुकी है, ये भी हो चुकी है. तो ये वाली जो मार्क प्राइस वाली थी इसको आप एक बार अच्छे से कर लेना. ठीक है. और ये करननाथ वाली तो बहुत अच्छे से कर लेना. इसमें मेरी गलती हो चुकी है, बच्चों ने मेरी डांट लगा दी थी, तो आपकी कोई डांट ना लगाए इसलिए आप इसको कर लेना याद से. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं लास्ट केस की तरफ. लास्ट केस में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते ही, मैंने नीचे का नहीं पढ़ा लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते ही मेरे दिमाग में आ गया यहाँ पर किसकी बात हो रही होगी. यहाँ पे बात हो रही होगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, क्योंकि वहीं पर हमने कुछ ऐसा पढ़ रखा है. तो पहले केस को नीचे पढ़ेंगे क्या पूछा गया है, देयर आफ्टर ऊपर की तरफ आएंगे. क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, विच सोर्स ऑफ डेट, विच सोर्स ऑफ डेट, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इज मैटर, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. मतलब ऊपर कोई दो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी. आपको यह बताना है कि कौन सा सोर्स है वो अच्छा है और उसके पीछे आपको रीजन भी बताना है. और नीचे क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो स्टेट द कॉन्सेप्ट यूज्ड इन टेकिंग दैट डिसीजन. मतलब उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी बताना है कि क्या सोचते हुए आपने ये डिसीजन लिया है. पढ़ते क्वेश्चन में क्या है और फिर देखते हैं कि क्या हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कंपनी रेंजेस बिटवीन 10 to 12%. फिर से पढ़ते हैं. द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अंडरलाइन करते चलेंगे, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कंपनी रेंजेस बिटवीन 10 to 12. मतलब क्या, एक कंपनी 10 से 12% तक का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करती है फॉर द पास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल से. टू फाइनेंस इज फर्दर फिक्स कैपिटल नीड्स, to finance its future fixed capital needs, the company has the following options for the borrowing debt. Rate of interest 9%, rate of interest 13%. मतलब क्या, कंपनी का जो रिटर्न इन्वेस्टमेंट है वो 10 से 12% के करीब आ जाता है, और कंपनी के पास दो ऑप्शन है लोन लेने के, एक 9% का है, एक 13% का है. कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, ए या बी? सबसे साफ साफ दिख रहा है भैया यहाँ पे ऑप्शन ए हमको चूज करना चाहिए. क्यों? 10 से 12% हमारा इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न है, 9% का इंटरेस्ट है, तो ये तो कम ही हुआ ना, है ना. मतलब क्या, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन 9% केस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 9%. ठीक है, यहां पे फायदा हो रहा है. और दूसरे केस में रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन रेट ऑन इंटरेस्ट. ठीक है, 13%. तो पहले वाले केस में फायदा है, दूसरे वाले केस में नुकसान है. तो कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए,
पहले वाला ऑप्शन चूज करना चाहिए, ऑप्शन ए 9% इज बेटर. वाई? Because in this case return on investment that is 10 to 12% is greater than rate of interest that is 9%. All clear? Okay. इसके पीछे उन्होंने रीजन भी पूछा, हमने रीजन बता दिया क्योंकि रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है इंटरेस्ट से. ऑल्सो स्टेट द कॉन्सेप्ट यूज इन टेकिंग द डिसीजन. कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इसके अंदर? तो अगर आपने मेरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पार्ट 4 मतलब लास्ट क्लास देखी है, वहां पर आपको मैंने बहुत ज्यादा पकाया था कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद आ रहा हो. अगर आपने देखी हो वीडियो, तो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं जाके. तो वहां पर हमने देखा था जब भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा होता है या कम होता है, वहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है? वहां पर लगता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. थोड़ा बहुत याद आ रहा है आपको? वहां पे क्या लगता है हमारा? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी तब लगाते हैं हम जब हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है किससे? रेट ऑफ इंटरेस्ट से. तो वहां पर हमको फायदा होता है ईपीएस इंक्रीज करने का. ये चीज आपको क्लियर हो गई? तो यहां पे जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. फाइनली ये केस भी हमारा होता है खत्म. तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड नंबर 10 भी होता है खत्म. आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा. यहाँ पर केसेस कुछ ऐसे थे जो हमने पहली बार ही देखे हाल फिलहाल तो केसेस, लेकिन यहाँ पे कुछ अटपटे पॉइंट्स भी थे जो कि आपको सीखने चाहिए. तो मैंने आपको वही बताया, जिस भी केस में आपको ऐसा लगता है कि मुझे पहली बार में समझ में नहीं आया, तो उसके लिए पहले आपको बुक से वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ढंग से एक बार रीड करना चाहिए. लाइन बाय लाइन रीड करो, समरी नोट से रीड करो, मेन बुक से रीड करो, लेकिन लाइन बाय रीड करो. देयर आफ्टर इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेना, वो देख लेना. तब भी समझ में ना आए तो ये वाली जो वीडियो है वो दोबारा चला के देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए. चलो इसी नोट के पे हम करते हैं क्लास को एंड आपसे मुलाकात करते हैं हम अगले एपिसोड के अंदर. टिल देन पढ़ते रहिए. जय हिंद, जय भारत.